हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान क्लासेस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं और हमने 2016 से 2019 तक कंप्लीट कर दिए है। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सभी जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से रिपीट होते हैं, तो एक भी मिस नहीं करना है, सभी प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देख लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए जल्दी से सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हैं और आप भी जो है देखते हुए चलिएगा, बताते हुए कि कितना भी सही हो रहा है। ठीक है, पहले ही जब क्वेश्चन आया जाया करे तो देख लिए करिए कौन सा कितना सही हो रहा है। आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, छत्रंज्ञ व्यंजन है। विकल्प है लुंठित, विकल्प बी है ऊष्म, विकल्प सी है संयुक्त व्यंजन, विकल्प डी है उत्क्षिप्त व्यंजन। तो इसका राइट आंसर जो है संयुक्त व्यंजन सही हो जाएगा। छत्रंज्ञ और सर, तो ये सभी जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ पर जो है छत्र लिखा गया है, तो ये छत्र बना किससे किससे है, तो ये आधा का, ठीक है, और प्लस स से मिल करके बना है। ठीक है, मूर्धन्य स है। और अगला जो दिया गया है तरह दिया गया है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से मिलता है। तरह जो दिया गया है ये बनता है आधा त से और प्लस र से। ठीक है, और अगला जो है यहाँ पर ज्ञ दिया गया है, जो ज्ञ है यह जो है ज है। ठीक है, ज है और प्लस इया है, तो इया है। ठीक है, तो इया हो जाएगा। और सरा जो है, सरा यहाँ पर लिखा गया है, तो सरा जो बनता है ये स हो गया। ठीक है, आधा सा हलंत जरूर रहेगा, इसके बाद रा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सरा जो है बनता है। आगे अब अगले प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, जिन शब्दों में काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें कहते हैं। विकल्प ए है संज्ञा, विकल्प बी है सर्वनाम, विकल्प सी है क्रिया, विकल्प डी है विशेषण। तो क्रिया कहते हैं जिन शब्दों में काम का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, खाना हो गया, ठीक है, पीना हो गया, जाना हो गया। मतलब लास्ट में अगर ना आ जा रहा है, ठीक है, ना, तो यहाँ पर जो है क्रिया हो जाती है, अधिकतर ऐसा होता है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 3, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें कहते हैं। विकल्प ए है तत्सम शब्द, विकल्प बी है पर्यायवाची शब्द, विकल्प सी है विलोम शब्द, विकल्प डी है विशेषण शब्द। तो राइट आंसर इसका जो है बी सही हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द। विकल्प बी, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हवा का जो पर्यायवाची होता है क्या होता है, ठीक है, हवा का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा, तो उसका हो जाता है पवन, ठीक है, वायु, समीर, वात, अनिल, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। तो कौन कौन सा है, विकल्प ए है अग्रस्वर, विकल्प बी है पश्च स्वर, विकल्प सी है संवृत स्वर और विकल्प डी है ये सभी। ठीक है, तो मुख्य कृति के आधार पर जो स्वर होता है वह होता है संवृत स्वर। ठीक है, एक संवृत होता है, एक विवृत स्वर होता है। ठीक है, तो मुखाकृति के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण अगर करेंगे तो लगभग 4 प्रकार के जो है पाए जाते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं, तो पहला हो जाएगा विवृत स्वर। ठीक है, विवृत, पहला हो जाएगा विवृत, दूसरा हो जाएगा अर्ध विवृत, ठीक है, अर्ध विवृत, और तीसरा हो जाएगा समविवृत, समविवृत, और चौथा हो जाएगा अर्ध समविवृत। ठीक है, तो अर्ध समविवृत,
सम विवृत। ठीक है, राइटिंग पर मत जाइएगा क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन पर लिख रहे हैं साथियों, चल नहीं रहा है पेन। ठीक है, तो आइए आगे देखेंगे। पांचवा पॉइंट जो है, पांचवा जो प्रश्न है पूछा गया है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है उन्हें कहते हैं। विकल्प ए है विषम संख्या, विकल्प बी है भाज्य संख्या, विकल्प सी है सम संख्या, विकल्प डी है परिमेय संख्या। ठीक है, तो जो 2 से विभाज्य नहीं होगा उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, 11 हो गया। तो इन सभी संख्याएं जो ऐसे जा रही हैं, अगर ये 2 से, ये 2 नहीं आएगा, सॉरी 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 सॉरी, 2 तो 2 से कट ही जाएगा। ठीक है, तो 2 जो है नहीं होगा, बाकी जो है जो संख्या है ये 2 से नहीं कटनी चाहिए। तो राइट आंसर ये सही हो जाएगा, विषम संख्या है। ठीक है, आगे आगे देखेंगे अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6, परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, जो परिमेय संख्या होती है उसको किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें विकल्प जो दिए गए हैं, क्यू, इसको यहाँ पर आ नहीं रहा था तो लिखे हैं क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है ये लिखा गया है यहाँ पर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, विकल्प ए है यहाँ पर, और बी है पी अपान क्यू, सी है पी इक्वल टू 0, पी डज नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ पर। ठीक है, पी डज नॉट इक्वल टू 0, और डी है कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर पी अपान क्यू हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या पूछा गया है। तो ऐसी संख्याएं जिनको पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसी को जो है परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब पी अपान क्यू के रूप में, जैसे कौन सी संख्या है, मान लेते हैं 4/3 है, ठीक है, 2/9 है, 7/3 है। तो ऐसी संख्या है जिनका क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे 0 नहीं आना चाहिए, यहाँ पर 0 नहीं, यहाँ पर 0 नहीं, यहाँ पर 0 नहीं, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, शून्य की खोज कहाँ हुई थी। तो विकल्प ए है यूनान, विकल्प बी है ब्रिटेन, विकल्प सी है बेबीलोनिया, और विकल्प डी है भारत। तो जो शून्य है इसकी खोज भारत में हुई थी, तो राइट आंसर डी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 8 है, 990 में 9 का स्थानीय मान बताइए। तो 9 का स्थानीय मान मतलब ये पहला 9, 9 गुणे 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा, तीसरा वाला जो अक्षर है 9 लिखा है, और 1 लिखेंगे तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 900। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर जो है कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया ही नहीं है। 10 भी नहीं होगा, 100 भी नहीं होगा, दोनों भी नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 9 है, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, यह कथन किसका है। रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो मैथिली शरण गुप्त जो है राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। ठीक है, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, यह जो कथन दिया गया है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 10, 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान छोटे छात्रों को किन माध्यमों से कराया जा सकता है। जो छोटे बच्चे हैं उनको 1 से 9 तक की गिनती अगर सिखानी होगी तो कैसे सिखाएंगे। ठीक है, तो उनको जो है, जो विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर, खेल द्वारा सिखाएंगे कि कविता द्वारा सिखाएंगे कि मूर्त वस्तुओं द्वारा सिखाएंगे कि उपयुक्त सभी के द्वारा सिखाएंगे। तो यहाँ पर जो है सभी के द्वारा सिखाइए, चाहे खेल के द्वारा सिखा दीजिए, कविता के माध्यम से सिखा दीजिए, मूर्त वस्तुओं के द्वारा सिखा दीजिए। मूर्त मतलब है जो चीज दिखाई दे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दिखा दीजिए, बता दीजिए कि आसमान में हजारों तारे हैं तो पता ही नहीं पाए बच्चे के कितने तारे हैं। कम से कम जो दिखाइए, कौड़ी ले आकर के दिखा दीजिए, देखो कि ये कौड़ी है, 4 कौड़ी है। पेन दिखा दीजिए, पेंसिल दिखा दीजिए। ठीक है, जो दिखाने लायक चीज हो। आइए
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में दंत व्यंजन है। ठीक है, तो विकल्प जो दिया गया है, विकल्प ए है क, बी है प, सी है अंग और डी है न। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा न। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दंत पूछा गया है तो ये तो हो जाएगा कंठ। ठीक है, ये हो जाएगा कंठ। ठीक है, तो दंत में कौन कौन से वर्ड आ जाएंगे? तो दंत में आ जाता है त, थ, त आ जाएगा, चल ही नहीं रहा, छोड़ो। त हो जाएगा त, थ, द, ध, न, तो ये जो है आ जाएगा दंत में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए। एक है कि दो है कि तीन है कि पांच है? तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, अभाज्य तो होनी है, मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो लेनी है लेकिन सम भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 13 है, 22 गुणे 34 का गुणनफल है। तो इसको गुणा करिए। ठीक है, 34 गुणे 22। ठीक है, तो गुणा करेंगे, कैसे करेंगे? 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। ठीक, तो जोड़ दीजिए 8, 8 6 14, 6 1 7, 748। तो राइट आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। गणित की मूल संक्रियाएं हैं, जोड़ घटाना है, गुणा भाग है, ए बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो जोड़ घटाना गुणा भाग ये होता है, तो राइट आंसर सी सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 15 है, त वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। तो ए हो जाएगा स्पर्श, बी हो जाएगा कंठ, सी है ओष्ठ, डी है तालु, दंत व्यंजन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है त वर्ग में जो आता है त, थ, द, ध, न, ये दंत हो जाएगा। ठीक है, स्पर्श कंठ में क्या आता है? क, ख, ग, घ, अंग आता है। स्पर्श व्यंजन में तो क से लेकर के म तक जितने भी अक्षर आते हैं स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, और ओष्ठ में जानते ही हैं, प से लेकर के म तक आता है, प, फ, ब, भ, म, प वर्ग हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 16 पर चलते हैं साथियों। अत्लिगोत्री प्रश्न आ चुका है और आइए बताइएगा प्रश्न संख्या 16 का उत्तर। वर्ण का अर्थ बताइए। ठीक है, तो वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जैसे अ, आ, क, ख। प्रश्न संख्या 17 है, हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो हिंदी भाषा सीखने के 4 प्रमुख अंग है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 18, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों का बोध होता है उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य का मतलब है कि दो वाक्य, मतलब दो वाक्य जो है मिले हुए रहेंगे, दो वाक्य रहेगा या 3 वाक्य रहेगा। ठीक है, जिसको सेंटेंस बोलते हैं, तो वे जो है रहेंगे, ये वाक्य और, अथवा, या, तथा, एवं, इसीलिए, फिर भी, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, आदि, ये जो है शब्द जो है जोड़ते हुए आपको नजर आएंगे। मतलब दो शब्दों को जब जोड़ेंगे तो ये जो चिन्ह अभी हमने बताया, इन सभी चिन्हों का सहारा लिया जाएगा। ठीक है, जैसे वह घर गया किंतु वापस नहीं गया, या कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, किंतु, परंतु, लेकिन जोड़ करके, जैसे उदाहरण अगर लें तो राधा पढ़ाई कर रही है लेकिन राजा सो रहा है। ठीक है,
आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 19। कहानी शिक्षण से आप क्या समझते हैं? तो कहानी शिक्षण एक प्रभावी और प्रभावशाली शिक्षण तकनीकी है। इसके माध्यम से छात्रों को साहित्यिकता, नैतिकता और मानवीय मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। यह छात्रों के मन को प्रभावित करता है तथा उनकी भाषा, समझ और अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करता है। कहानी शिक्षण बच्चों की कल्पनाशीलता, रचनात्मक क्षमता, ज्ञान वृद्धि तथा मनोरंजन का श्रेष्ठ साधन है। इससे बालकों की विचार, कल्पना और तर्क शक्ति का विकास होता है। ठीक है, तो कहानी के माध्यम से क्या होता है, बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनको तो उतना समझ में आएगा नहीं अमूर्त वस्तुओं से, तो कहानी के माध्यम से सिखा सकते हैं। ठीक है, रचनात्मकता उनके अंदर आएगी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, तो कहानी का अनेकों फायदे हैं। आराम से जो है हेडिंग डाल करके आप 1 लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन तो लिख ही लेंगे। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 20। सौभाग्य का विलोम शब्द लिखिए। ठीक है, तो सौभाग्य का विलोम शब्द होता है दुर्भाग्य। सौभाग्य का दुर्भाग्य। विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 पर पहुंच चुके हैं। वीडियो को भी जो है दूसरों के साथ शेयर करते चलिएगा साथियों। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 21 है, इकाई किसे कहते हैं? ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा मापन द्वारा किसी राशि की निश्चित मात्रा को इकाई कहा जाता है। ठीक है, मापन द्वारा किसी राशि की निश्चित मात्रा, ठीक है, उसी को इकाई कहेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया है, अंक का स्थानीय मान किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा किसी संख्या में अंक जिस स्थान पर होता है उस स्थान के अनुसार उनका जो मान होता है उसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि। आगे प्रश्न संख्या 23 आ गया है और इसका बताइएगा क्या होगा। सरल वाक्य किसे कहते हैं? ठीक है, तो आइए देखते हैं। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, आगे उदाहरण अगर लें तो मीना दौड़ती है। ठीक है, तो ये जो है एक उद्देश्य एक विधेय होता है। मोहन हंस रहा है, मोहन हंसकर बोला। ठीक है, तो ये जो है सरल वाक्य है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 24 पर, विकारी शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, तो विकारी शब्द जानते हैं क्या होता है, आइए देखते हैं। जिन शब्दों में वाक्यों की आवश्यकता के अनुसार लिंग, वचन, काल के कारण परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है, क्रिया हो गई, ये सभी जो है विकारी हैं और इनका जो है परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर बात करें तो कुत्ता, कुत्ता का क्या हो जाएगा? कुत्ते हो जाएगा, कुत्तों हो जाएगा, ये सभी संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, मैं, मुझे, हमें सर्वनाम हो जाएगा। अच्छा, अच्छे, ये सभी क्या हो जाएगा? विशेषता हो जाएगी। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 25 दिया गया है, 3, 5, 6 में सभी अंकों का स्थानीय मान लिखिए। तो 3 है, 5 है, 6 है। तो 6 का मतलब क्या होता है? 6 गुणे 1 इक्वल टू 6। 5 का मतलब होता है 5 गुणे 10 इक्वल टू 50 और 3 का मतलब है 3 गुणे 100 अर्थात 300। ठीक है, 300 हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है
प्रश्न संख्या 26 है, आरोही क्रम किसे कहते हैं? तो आरोही का मतलब हमने बताया ही साथियों, रिपीट हो रहा है दोबारा। इसको कहते हैं आरोही क्रम को, तो बढ़ते हुए क्रम को। उत्तर हो जाएगा संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करने को आरोही क्रम कहते हैं। तो 15, 18, 20, 25, 31। ठीक है, ये देखेंगे तो बढ़ रहा है ना, 15 3 18, 18 2 20, 20 25, 31, मतलब लगातार संख्या बढ़ रही है तो आरोही हो जाएगी। अगर यही घट रही होती तो अवरोही हो जाता। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 27। संख्या पूर्ण तैयारी से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो संख्या सीखने से पहले बच्चों में कम ज्यादा, बड़ा छोटा, पास दूर, ऊपर नीचे जैसी अवधारणाओं का विकास करना संख्या पूर्व तैयारी कहलाता है। इससे बच्चों में वर्गीकरण, क्रमबद्धता तथा एक एक की संगति की क्षमता विकसित होती है। प्रश्न संख्या 28 है, हंस पद विराम चिन्ह से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर हो जाएगा, लिखते समय यदि कोई शब्द या पदबंध छूट जाता है तो उसे दर्शाने के लिए जो है इसका चिन्ह प्रयोग किया जाता है। इसे हंस पद या त्रुटि सूचक विराम चिन्ह कहा जाता है। तो सबसे पहले यही समझ लीजिए साथियों, जैसे कोई शब्द लिख रहे हो, कोई सेंटेंस लिख रहे हो और बीच में गलती हो गई, छूट गई, तो उसे दर्शाने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लेते हैं, वह गया, वह गया। ठीक है, वह गया। अब कहाँ गया, छूट गया। ठीक है, मान लीजिए घर गया, लेकिन अब घर लिखा नहीं है तो इसको ऐसे लगाइए और नीचे कर दीजिए घर। ठीक है, तो ये सही है, वह घर गया। तो जो छूट जाता है उसी को दर्शाने के लिए करते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, आकाश के 3 समानार्थी शब्द लिखिए। तो आकाश के 3 समानार्थी शब्द हैं। आकाश का होता है आसमान, गगन, नभ, व्योम। ठीक है, व्योम भी बोल सकते हैं। आगे प्रश्न संख्या 30 है, प्रकृति प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा, 1 से अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं को प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 आदि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं होती हैं। ठीक है, आइए लघुत्तरी प्रश्न लेते हैं। ठीक है, 10 लघुत्तरी प्रश्न आते हैं जो 2-2 नंबर के होते हैं। तो आइए इसको सोल्व किया जाता है साथियों, और बताइएगा। प्रश्न संख्या 31 है, श्रवण कौशल के उद्देश्य बताइए। ठीक है, श्रवण कौशल मतलब जो सुना जाता है। ठीक है, तो श्रवण कौशल के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है छात्रों में सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, बच्चे सुने और सुन करके उसका अर्थ समझ पाएं, इसकी जो है बढ़ावा देना। ठीक है, और दूसरा है भाषा एवं साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना चाहिए। तीसरा है श्रवण कौशल का मतलब कि छात्रों में श्रवण के प्रति मतलब सुनने के प्रति रुचि उत्पन्न करना, जिससे वे दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुन सके। नहीं तो कहीं कहीं देखे होंगे कि आप कुछ बोल रहे हो, अगला आदमी कुछ बोल रहा है, सुनने का नाम ही नहीं लेते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, चौथा पॉइंट है छात्रों के शब्द भंडार की वृद्धि करना। ठीक है, तो जब छात्र अच्छे से शब्द की भंडारी उनके पास होगी तो अच्छे से जो है बोल पाएंगे और अगला आदमी अच्छे से सुन पाएगा, समझ पाएगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट है समाज एवं व्यावहारिक जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना। छठवां पॉइंट है ध्वनियों में विभेदन
ध्वनियों में विभेद करने की क्षमता विकसित करना। 7वां पॉइंट है उच्चारण में उचित सुधार एवं परिवर्तन लाना। 8वां पॉइंट है बालकों को अच्छा श्रोता बनाना श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, बालकों को अच्छा श्रोता बनाना श्रवण कौशल का उद्देश्य है। ठीक है, ताकि जो है अच्छे से सुन पाएं और उसका अर्थ निकाल पाएं। प्रश्न संख्या 32 है कविताओं के प्रकार बताइए। ठीक है, कविता के कितने प्रकार होते हैं वो भी जो है आइए जानते हैं। तो कविता के प्रकार हेडिंग है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता वह साधन है जिनके द्वारा सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंधों की रक्षा और निर्वाह होता है। महादेवी वर्मा के अनुसार कविता कवि विशेष की भावनाओं का भाषिक चित्रण है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता की विशेषताएं हैं। पहला है कविता में भावों एवं कल्पना की प्रधानता होती है। दूसरा है कविता में कवि की अनुभूति की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, और अगर कविता के भेद की बात करें कितने प्रकार के भेद होते हैं तो पहला होता है दृश्य काव्य। ठीक है, जिसको देखा जाता है, जिसे हम देख करके या जिसे हम आँखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं। ठीक है, मतलब जिसे हम देखते हैं उसे दृश्य कहते हैं। और श्रव्य काव्य क्या होता है जिसे हम सुनकर ठीक है रसास्वाद करते हैं, मतलब सुन करके जो आनंद लिया जाता है काव्य को उसे श्रवण काव्य कहते हैं। आगे प्रश्न संख्या 33 यहाँ पर दिए गए है गणित शिक्षण का महत्व एवं उपयोगिता बताइए। ठीक है, तो गणित शिक्षण का महत्व एवं उपयोगिता इस प्रकार है। पहला है गणित से तर्क शक्ति और आत्मविश्वास का विकास होता है। दूसरा है दैनिक जीवन में क्रय विक्रय माप तोल और आय व्यय उपयोगी है। ठीक है, प्रकृति एवं विज्ञान के अध्ययन में सहायक है। ठीक है, गणित जो शिक्षण है वह प्रकृति और विज्ञान में भी सहायता करता है। और चौथा है मानसिक और बौद्धिक विकास करता है। ठीक है, जो गणित है सवाल लगाएंगे जोड़ घटाना गुणा भाग या जो भी सवाल लगाएंगे, क्योंकि यह तो मूर्त होती नहीं है। ठीक है, मूर्त तो होती नहीं है गणित, ये अमूर्त होती है। ठीक है, आगे 5वां पॉइंट है व्यवहारिक जीवन में गणित की अत्यधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे सामान खरीदना हुआ तब भी गणित का प्रयोग होगा, घर में कोई सामान जोड़ घटाना करना है तो भी जो है काम लगेगा, बाहर भी काम लगेगा। ठीक है, तो ये व्यवहारिक जीवन में जो है गणित महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे देखेंगे तो प्रश्न संख्या 34 पूछा गया है देवनागरी लिपि की विशेषता बताइए। ठीक है, तो देवनागरी जो है उस लिपि की विशेषता क्या होती है, तो देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं होती हैं निम्न है। कौन कौन सी, तो पहला है इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, जो देवनागरी लिपि है इसका जो विकास हुआ है वह जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, यह एक ध्वन्यात्मक और वैज्ञानिक लिपि है। ध्वन्यात्मक का मतलब है बोली जाने वाली। ठीक है, और वैज्ञानिक लिपि है। और तीसरा इसमें पॉइंट है इसे बाएं से दाएं लिखा जाता है। जो देवनागरी लिपि है उसको बाएं से दाएं लिखा जाता है, और जो ये लिखा गया है जो हम स्क्रीन पर लिखे हैं ये भी जो है देवनागरी लिपि ही है। ठीक है, आगे है चौथा हिंदी संस्कृत और मराठी आदि भाषाओं में प्रयुक्त होती है। देवनागरी जो है हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा में मराठी भाषा में जो है प्रयुक्त होती है। ठीक है, मतलब इसका उपयोग किया जाता है। आगे 5वां पॉइंट इसमें है इनमें कुल 52 वर्ड होते हैं। कितने होते हैं, 52 वर्ड। आगे प्रश्न संख्या 35 संख्याओं का गिनना एवं पढ़ना सिखाने की किन्हीं 2 गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, किन किन का उल्लेख करना है, जो संख्या होती है उनको गिनना और पढ़ना कैसे सिखाया जाएगा, इन्हीं की 2 गतिविधियों का नाम लिखना है। तो आइए पहला हो जाएगा साथियों
खेल विधि द्वारा, ठीक है, खेल विधि में जो गोटियां होती हैं उनको जो है दिखाना बच्चों को, ठीक है, कंचे अर्थात जो गोलियां होती हैं उनको दिखाना, तीलियों से गिनती कराना, ठीक है, एक है, एक दो है, तीन है, तो दे देना, उससे जो है देखेंगे। दूसरा पॉइंट हो जाएगा दैनिक जीवन की वस्तुओं द्वारा संख्याओं का अभ्यास कराना, जो भी घर में है कोई संख्या है, कुछ भी चीजें हैं, ठीक है, तो उनसे जो है गिनतियों का अभ्यास कराना। आगे प्रश्न संख्या 36 है, बच्चों को तीलियों के माध्यम से जोड़ कैसे सिखाएंगे, ठीक है, तीलियों के माध्यम से जोड़ कैसे सिखाना है उन्हीं को बताना है। तो आइए देखते हैं साथियों, पहला पॉइंट है तीलियों से अलग अलग संख्याएं बनवाई जाती है। अच्छा, जब छोटे रहे होंगे और प्राइमरी में अगर रहे होंगे तो आपको जरूर पहले देखे होंगे कि छुट्टी होने के बाद जो है क्या किया जाता था, तीलियां जो है इकट्ठा किया जाता था, ठीक है, और बंडल बनवाया जाता था 10, 5, 20, 25, ठीक है, 10 का 100 तक, ठीक है, तो वो जो है किस लिए बनवाया जाता था, तो इसीलिए ताकि जो है याद हो सके गिनतियां, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसमें है दो समूहों की तीलियां मिलाकर जोड़ समझाया जाता है, ठीक है, बाद में जोड़ के सरल प्रश्नों का अभ्यास कराया जाता है। मान लेते हैं जैसे कोई तीलियां हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इसको जोड़िए, ठीक है, एक एक करके जोड़ा जाता था, फिर उसको निकाल लिया जाता था घटाने के लिए, ठीक है, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी और वस्तु ले सकते हैं, दिखा करके उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है, सिखाया जाता है। प्रश्न संख्या 37 है, लेखन की विधियां बताइए, ठीक है, जो लिखा जाता है कौन कौन से विधि आवश्यक होती है, इम्पोर्टेंट होती है, किन किन विधियों से लिखना चाहिए। आइए, तो लेखन की विधियां निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा खंडशः रेखा लेखन विधि। इस विधि में अक्षरों को भागों में तोड़कर लिखना सिखाया जाता है। पहले आधा अक्षर और फिर पूरा अक्षर लिखवाया जाता है। दूसरा है मॉन्टेसरी विधि, ठीक है, मॉन्टेसरी विधि क्या होती है, इस विधि में आंख, कान और हाथ तीनों का प्रयोग कराया जाता है। बच्चे उंगली से अक्षरों का आकार समझकर लिखना सीख जाते हैं, जैसे हम लोग अंगुली नहीं, जो तीन तीन बनी होती हैं अंगुलियों के बीच में 1, 2, 3 गिना जाता है, तो उसी को बताया जा रहा है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है जैकटॉक विधि। जैकटॉक विधि, जैकटॉक विधि क्या होता है विधि, तो इस विधि में पहले पढ़ना सिखाया जाता है और बाद में जो है उसी शब्द या वाक्य को लिखवाया जाता है। तो जो ठीक है, आइए आगे बढ़ें, जैकटॉक विधि जान चुके हैं। चलिए, जैकटॉक विधि हो गया। अब अगला है प्रश्न संख्या, अच्छा इसी के आगे भी है ना अभी, और अगला जो विधि है किसमें लेखन की जो अगला विधि है पेस्टालॉजी विधि है, ठीक है। पेस्टालॉजी विधि क्या होता है, अरे यार आवाज कैसे बज रही है। इस विधि में कठिन से सरल की ओर सिखाया जाता है। पेस्टालॉजी में क्या होता है, सरल विधि से कठिन विधि से सरल विधि की ओर सिखाया जाता है। अक्षरों को छोटे छोटे भागों में तोड़ करके फिर पूरा अक्षर बनवाया जाता है, ठीक है। पांचवा है अनुकरण विधि, तो शिक्षक जो लिखता है छात्र उसी का अनुकरण करके लिखते हैं, तो इसको अनुकरण विधि कहते हैं। छठवां होता है स्वतंत्र लेखन विधि। इस विधि में बच्चे बिना देखकर अपनी समझ और स्मृति के आधार पर लिखते हैं, ठीक है, जब बच्चे अपने मन से लिखते हैं तो इसको स्वतंत्र लेखन विधि कहते हैं। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया है, लोकगीत से आप क्या समझते हैं, ठीक है, तो लोकगीत से आप क्या समझते हैं, तो लोकगीत वे गीत हैं जो जन सामान्य द्वारा अपने भावों को लय
स्वर के साथ व्यक्त करने के लिए गाए जाते हैं। इनमें लोक सांस्कृतिक और परंपरा की अभिव्यक्ति होती है। प्रश्न संख्या 39 है, समानार्थी शब्दों का आशय उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो समानार्थी अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए हवा, हवा का पर्यायवाची होता है पवन, वायु। जंगल का होता है वन और कानन। अगला है प्रश्न संख्या 40, लास्ट है, शेयर भी कर दीजिएगा सभी के साथ वीडियो को। आइए प्रश्न संख्या 40 है, अशुद्ध उच्चारण के कारण बताइए। जो अशुद्ध उच्चारण करते हैं बोलते समय जो त्रुटियां होती हैं किन किन कारण से होती है, तो हेडिंग बता दे रहे हैं, उसको आप हेडिंग डाल करके लिख लीजिएगा। तो अशुद्ध उच्चारण के प्रमुख कारण हैं, पहला है उच्चारण स्थानों का ज्ञात न होना। ठीक है, जब उच्चारण स्थान सही से ज्ञात नहीं होता है कि कौन सा कंठ से बोला जाएगा, कौन सा तालु से बोला जाएगा, मूर्धा का अक्षर कौन कौन से हैं, तो जो है वहां पर त्रुटियां होने लगती हैं। और दूसरा पॉइंट है जल्दी बोलने की आदत, बहुत ज्यादा तेजी से बोला जाएगा तब भी जो है त्रुटियां होने लगेगी। ठीक है, और तीसरा है भय या संकोच, बहुत ज्यादा भय होगी या संकोच होगी तो भी जो है शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाएगी, गलतियां होने लगेगी। चौथा है अक्षरों और मात्राओं का सही ज्ञान न होना। ठीक है, जब अक्षर का ज्ञात नहीं होगा तो भी जो है त्रुटियां होने लगेगी। पांचवा है क्षेत्रीय बोली का प्रभाव। ठीक है, क्षेत्रीय बोली का मतलब है कहीं गांव देहात, ठीक है, इनमें जो भाषा बोली जाती है तो वह जो है उससे भी प्रभावित हो सकती है। ठीक है, अशुद्धियां। और शारीरिक या मनोवैज्ञानिक, शरीर में कोई प्रॉब्लम है, मुंह में या जिह्वा में कोई दिक्कत है तो भी जो है अशुद्ध बोला जाएगा, शुद्ध नहीं निकलेगी। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन जो है 40 कंप्लीट हो गया है 2020 का पेपर। ठीक है, आरंभिक स्तर पर भाषा शिक्षा। और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब हर जगह आप फॉलो कर सकते हैं। सर्च करना पड़ेगा ज्ञान क्लासेस अकेडमी, तीनों जगह चारों जगह हम मिल जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक अगला पेपर हमारा होने वाला है 2021 का। ठीक है, तो उसमें मिलते हैं।